संजीवनी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी खतरनाक बीमारी की जिसमें अचानक मरीज के हाथ पांव चलने बंद हो जाते हैं, उनमें सूनापन आ जाता है। मरीज इस खतरनाक बीमारी के शिकंजे में इस कदर फंस जाता है कि उसकी देखने, बोलने, बात समझने या खाना निगलने तक में दिक्कतें आने लगती हैं। हम बात कर रहे हैं पैरालिसिस यानी कि लकवा की। आखिर क्यों होता है लकवा? साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे इम्यून पावर बढ़ाने के नुस्खे। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर लकवा यानी कि पैरालिसिस में क्या होता है और किन कारणों से कोई व्यक्ति लकवा का शिकार हो जाता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बड़ी गंभीर बीमारी है, जैसे आपने कहा खतरनाक बीमारी इसलिए है क्योंकि शरीर का कोई हिस्सा, एक हिस्सा, दो हिस्सा है, कभी कभार पूरे शरीर की जो है हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता है, आपकी मर्जी नहीं चलती। आप जो अभी हम कोशिश करें कि अपना पैर मुझे उठाना है तो उठा लेते हैं, लेकिन पैरालिसिस की एक ऐसी बीमारी है कि उसमें फिर आपके माइंड की या आपकी जो मर्जी से वो चीज नहीं होती, क्योंकि आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक तरह से डैमेज हो चुका है। जो नसें जो आपका सिग्नल लेके आती हैं जिससे कि फिर मस्कुलर मूवमेंट्स हमारे बॉडी में होती हैं, वो सब इस रोग के अंदर खराब हो जाता है। पूरा सिस्टम जो एक तरह से वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको पैरालिसिस कहते हैं। इसकी वजह क्या है? जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसमें अगर वहाँ कोई ब्लड का जो है, जैसे हेमरेज बोलते हैं, ब्लड हेमरेज जिसको बोलते हैं, कोई नस वहाँ पर हमारी जो है डैमेज हो जाए, ब्रेन का कोई हिस्सा जो है वहाँ डैमेज हो जाए, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कभी कभार वहाँ पर जो हमारी आर्टरीज हैं या जो ब्लड सप्लाई की जो ब्लड वेसल्स हैं, वो नस कोई वेसल्स जो फट जाए, रप्चर उसमें हो जाए। इसके अतिरिक्त ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को हो, दिमाग के अंदर कोई गांठ बन गई, उसकी वजह से हो सकता है। और कभी कभार किसी अन्य बीमारी के कारण भी देखा गया है, जैसे डायबिटीज की वजह से कई लोगों को पैरालिसिस हो सकता है। उससे कुछ हमारे शरीर के जो ब्रेन के हिस्से हैं वो कमजोर होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कुछ ऐसी भी अवस्थाएं होती हैं कि कभी कभार अगर हमने कोई ऐसी चीज खाई कि जिससे डायरेक्टली ब्रेन पर असर पड़ा, कोई पॉइजनस चीज, या ऑक्सीजन की कमी आपके जो है ब्रेन के अंदर हो जाती है, कभी कभार सफोकेशन आपको हो जाए, उसके कारण भी ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए, या जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से में कुछ डैमेज हो जाए, कोई चोट वहां पर लग जाए, इंजरी हो जाए, कोई नस अगर वहां दब जाए और परमानेंटली डिजेनरेशन उसमें हो जाए, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देने वाली बात है कि जो मैंने बताया कि अगर हम अपने खून को साफ रखें, अपने मस्तिष्क को हम स्वस्थ रखें, या आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम समझें, अगर वात को हम बैलेंस में रखें, आयुर्वेद में इसको वात रोग के अंडर जो है डिस्क्राइब किया गया है। और वात एक ऐसी शक्ति है हमारे शरीर के अंदर जो किसी भी प्रकार के ट्रांसमिशन को या ट्रांसपोर्टेशन को या मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो जो भी हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन है, चाहे हमारा किसी प्रकार का और सर्कुलेशन है, वो सब वात के द्वारा कंट्रोल होता है। और अगर वात प्रकोपित होगा तो फिर आपको ये रोग हो सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राघव है लुधियाना से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरे पूरी बॉडी पे, पूरी स्किन पे लाल लाल छोटे चकत्ते से हो गए सर। अच्छा, कब से हो रखे हैं जी? ये सर तकरीबन 6 महीने से सर। तो ये हमेशा रहते हैं या बीच में ठीक हो जाते हैं? अभी 6 महीने से ही शुरू हुई है, पैरों पे ज्यादा है सर। अच्छा, और किसी चीज से कोई संबंध है इसका? खाने पीने से, मौसम से? कोई नहीं है सर। कोई आपने देखा नहीं? नहीं सर, नॉर्मली डाइट लेता हूँ, उसमें रोड से ज्यादा। और उसमें कुछ सूजन आती है या वो बिल्कुल फ्लैट रहते हैं? फ्लैट नहीं सर, थोड़ा सूज जाते हैं, सूज जाते हैं तो बाद में काला निशान पड़ जाता है सर। अच्छा, देखो, रक्त की जो है दृष्टि है एक तरह से देखने में, जो आपको जो आपने जो बताया उससे जो समझ में आ रहा है, रक्त की दृष्टि है, हीट की वजह से होती है, गर्मी से होती है। नीम बहुत अच्छा काम करता है इसमें। नीम के पत्ते आप खाना शुरू करिए, 5-6 पत्ते रोज सुबह खाली पेट जरूर सेवन कर लीजिए। इसके अलावा लुधियाना में आप रहते हैं, जीवा की क्लिनिक है लुधियाना के अंदर। मेरा निवेदन है एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लें आप जाकर के, क्योंकि वहाँ आप थोड़ा आयुर्वेदिक औषधियाँ अगर लेंगे रेगुलर बेसिस पर तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको जो बता दूं कि खाने पीने में बहुत गर्म चीजें नहीं खानी आपको। मिर्ची, अचार, खटाई, नॉनवेज, अंडा, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत ज्यादा हीट नहीं चाहिए, दिमाग में भी गर्मी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा गुस्सा करना है, बहुत ज्यादा सोचना, ये सब थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। रोग कोई भी हो, उसकी जड़ को एक बार अगर आप समझ लें तो फिर उसको आप उपचार आसानी से कर सकते हैं। कितना भी कठिन रोग हो, कितना भी डिफिकल्ट रोग हो, लेकिन उसका जड़, उसका मूल
आपकी समझ में आना चाहिए, उसका पूरा पैथोजेनेसिस आपकी समझ में आना चाहिए, संप्राप्ति रोग की आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए हम देखिए कितनी मेहनत करके हम आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि बड़ा अच्छा आपका शो है, लेकिन उसको आचरण करना, उसको अमल करना, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करना, वो आपको वास्तव में लाभ दिलाएगा। तब हमारा जो है मकसद पूरा होगा इस प्रोग्राम का कि जो जो चीजें आप सुनते हैं, जिस तरह से हम आपसे बातें करते हैं, उनको जरूर अपने जीवन में आप उपयोग करना शुरू करें, उसको प्रयोग करना शुरू करें, ताकि आप स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब, सर्दियों में ज्यादातर लोग लकवा के शिकार होते हैं, इसकी वजह क्या है? सर्दियों में क्योंकि ब्लड प्रेशर राइज होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं ठंड की वजह से, तो प्रेशर भी बढ़ता है और चांसेस रहते हैं कि आपको स्ट्रोक हो जाए, रप्चर हो जाए, कोई हेमरेज हो जाए। इसलिए ठंड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर को जरूर चेक करते हुए, खास तौर से वो लोग जो ब्लड प्रेशर के जिनको शिकायत है, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं। और बहुत अच्छा रहेगा कि सर्दियों में आप कुछ गरम चीजें, गर्म पानी में थोड़ा अदरक उबाल करके पिए, अदरक बहुत अच्छा काम करती है, लहसुन वगैरह का आप सेवन करें, जिससे कि आपका ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से मूव करता रहे। कंस्ट्रिक्शन अगर होती है तो ब्लड थोड़ा पतला रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लहसुन उसमें बहुत अच्छा काम करता है, एक कली लहसुन की अगर आप रोज सुबह खाएं तो वो बहुत अच्छा है। अदरक भी बढ़िया है, अदरक सर्दियों में ऐसे भी मिलता है और अच्छा मिलता है, तो उसको थोड़ा सा कूट करके पानी में उबाल करके पिए, या अदरक धनिया मिला करके आप उबाल करके पिए, उससे भी आपको काफी एक प्रिवेंशन का मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी सर्दियों में जो आपने प्रश्न पूछा, उसका मूल कारण यही होता है। और अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि लकवा यानी कि पैरालिसिस का अटैक किन किन अंगों पर खासकर होता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मुख्य रूप से तो वो कहीं पर भी हो सकता है, पूरी बॉडी के किसी अंग में। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों की जबान ही पैरालाइज्ड हो जाती है, बोल नहीं पाते हैं, या उनकी जो वॉइस बिल्कुल खराब हो जाती है। कभी कभार आपके जो पेट का कोई इंटरनल ऑर्गन, आपकी आंतें जो है अगर पैरालाइज्ड होगी तो आपको मोशन नहीं आएगा, यूरिन भी आपको नहीं आएगा, फिर कैथेटर का प्रयोग करना पड़ता है। या आम तौर पर अगर देखा जाए तो हमारी जो मेन जो लिम्स हैं, हमारी दोनों पैर, दोनों हाथ, इन पर ज्यादा असर इनको देखने को मिलता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस पोर्शन में जो है क्षति पहुंची है, स्पाइनल कॉर्ड के किस हिस्से में, ब्रेन के किस हिस्से में वहां पर जो डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये फिर शरीर के किसी भी हिस्से को लकवा मार सकता है। और आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि लकवा जिस अंग को प्रभावित करता है, उसके अनुसार उसका विभाजन किया जाता है। इस तरह से कुल कितने प्रकार के लकवे हो सकते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, डेफिनेटली कई नाम दिए जाते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एक तो सिंपल पैरालिसिस तो एक उसका नाम है, लेकिन जैसे हेमीप्लेजिया आपने सुना होगा। हेमी मतलब आधा जब शरीर का हिस्सा, उसमें क्वाड्री, इसी तरह से क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्री का मतलब चारों ही लिम्स आपकी जब डैमेज हो जाती है, उसको लकवा मार जाता है, तो उसको क्वाड्रीप्लेजिया कहते हैं। पैराप्लेजिया एक दूसरा शब्द है कि लोअर पोर्शन आपका लकवा मार जाता है, ऊपर का हिस्सा ठीक रहता है। इस तरह से कई प्रकार के पैरालिसिस देखने में आते हैं। आपको फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, कई बार केवल चेहरे का ही एक हिस्सा पैरालाइज्ड हुआ है, तो उसको फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। तो इस प्रकार डिपेंडिंग ऑन के कौन सा हिस्सा और कौन सा अंग जो है प्रभावित है, उसका नामकरण कर दिया जाता है। लेकिन उसकी पैथोजेनेसिस, उस रोग की संप्राप्ति और रोग का कारण, वो एक ही चीज है, उस पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन कौन से हिस्से में डैमेज हुआ है और वो किस अंग को हमारे कंट्रोल कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसका नामकरण अलग अलग कर दिया जाता है। और आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि लकवा को आसानी से पहचाना जा सके, इसके लिए खास तौर से क्या क्या लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे पहला लक्षण तो ये कि जो हिस्सा जिसको लकवा मारा है उसमें आपको कोई सेंसेशन महसूस नहीं होती है, उसमें आपको मूवमेंट नहीं होगी, वहाँ की मांसपेशियां, मसल्स कोई काम नहीं करेंगे। आप कब उठाना चाहेंगे आप पैर को तो उठा नहीं पाएंगे। उसके अलावा कभी कभार उसमें सुइयां चुभने कुछ चीजें किसी को महसूस होती हैं। कंप्लीट सुन्न नहीं होता कभी कभार, और कभी कभार पूरा सुन्न हो जाता है जब थोड़ा एडवांस स्टेज हो। लेकिन कभी कभार केवल हैवीनेस फील होती है, वो भी पैरालिसिस का ही एक लक्षण हो सकता है। दूसरा, आपको ठंडा गर्म कुछ लगाएं उस पर, उसका कोई महसूस नहीं होता, कोई फीलिंग या सेंसेशन उसमें नहीं रह पाती है। शरीर के जो दूसरे हिस्से हैं, जो हमारे बॉडी के जो ठीक ठाक हैं, उन पर भी ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उनमें थकावट होने लगती है, कमजोरी होने लगती है, और मांसपेशियां बहुत वीक हो जाती हैं। ये सारी चीजें जो है आपकी पैरालिसिस से जुड़ी हैं। अगर ज्यादा और डिटेल में जाएं तो जो पैरालाइज्ड होते हैं लोग, उनकी आवाज में थोड़ा लड़खड़ाना आपको देखने को मिलेगा।
आवाज जो है पूरी, जिसको स्लरी स्पीच बोलते हैं, ये पूरी क्लियर नहीं होती। कभी कभार आंखों पर भी असर पड़ जाता है, आंखों से देखने में प्रॉब्लम होती है, खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, निगलने में प्रॉब्लम उनको होती है, निगलते समय जो है पूरा वो खाना आराम से नहीं जा सकता है, और जो है एक्सक्रीशन यानी कि मल मूत्र त्याग करने में भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे हम लकवे से छुटकारा पाने के लिए क्या है आज की संजीवनी। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो वातवर्धक भोजन बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। जो भी वायु कारक चीजें हैं, बादी वाली चीजें हैं, उनको बिल्कुल बंद करना है। तिल के तेल की मालिश बहुत फायदा करती है, क्योंकि मालिश जो है वो हमारी नसों को, हमारी नर्व्स को थोड़ी शक्ति देती है। अश्वगंधा साथ में ब्राह्मी दोनों को मिलाकर के एक चूर्ण बनाएं तो मस्तिष्क के जो हमारे हिस्से कमजोर हो गए हैं या मस्तिष्क का कोई हिस्सा हमारा डैमेज हो गया है, उसको थोड़ा सा उसमें नरिशमेंट मिलेगा, पोषण मिलेगा। पंचकर्म चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी होती है, इसके लिए पंचकर्म चिकित्सा से काफी लाभ मिलता है। लेकिन थोड़ा मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कि कोई एकदम चमत्कार हो जाएगा। रोग ये एक बारी हो जाए, अगर बहुत अर्ली स्टेज में आप आ जाते हैं डॉक्टर के पास, तो फिर कुछ जो है उसमें रिजल्ट्स भी जल्दी आते हैं। लेकिन जहां वो 4-6 महीने पुराना हुआ तो मांसपेशियां हमारी इतनी डैमेज उसके अंदर हो जाता है कि उनमें फिर दोबारा से उनको रिपेयर करना, धातुओं को दोबारा से जो है पैदा करना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो हिस्सा ब्रेन का डैमेज हुआ, अगर वो ज्यादा दिन ऐसे ही पड़ा रहे तो फिर अक्सर आपने देखा होगा कि फिजियोथेरेपी वगैरह कराते हैं, कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, उससे कुछ धीरे धीरे ताकत आती है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयां इसमें लेनी चाहिए आपको, चाहे आपको 1 साल, 2 साल, 4 साल जितने भी खानी पड़े, उसको खाते रहिए। धीरे 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 आपको फर्क दिखता रहेगा। और आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया है तो डॉक्टर साहब उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां सबसे पहले यही है कि बिल्कुल अपने आप को जो है निराश ना करें आप, और बिल्कुल डिप्रेशन में ना जाएं। बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति चलता फिरता अचानक बिस्तर पर आ जाए तो स्वाभाविक है कि उसका मानसिक जो शक्ति कमजोर हो जाती है, डिप्रेशन उसको आ जाता है। लेकिन डिप्रेशन आने से आपको और ज्यादा जो है नुकसान होगा और कमजोरी होगी, आपकी रिकवरी स्लो होती है। आपको ये निश्चय करना चाहिए कि मुझे बिल्कुल दोबारा से ठीक होना है, जैसा मैं पहले था वैसा ही मुझे होना है। आपकी जो विल पावर है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपना एक संकल्प करना है कि मुझे दोबारा से दौड़ लगानी है, पैदल चलना है। इस तरह से सोचने से भी जो है आपके शरीर में एक चेंज आता है। ऐसा रिसर्च मॉडर्न साइंस ने भी की है कि मन जब हमारा मजबूत होता है तो उससे हमें काफी फर्क पड़ता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर क्योंकि ज्यादा चलना फिरना नहीं है तो वेट गेन हो सकता है। अगर आप ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाएंगे, पराठे वगैरह खाएंगे, तली चीजें खाएंगे, मिठाई ज्यादा खाएंगे, तो बिल्कुल लाइट खाना खाना है। गरम गरम चीजें खाएं, सूप ज्यादा लें, सब्जियों के सूप्स लें, ताकतवर चीजें आप लें ज्यादा। तो उससे क्या होगा कि आपको शरीर में हैवीपन नहीं बनेगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं रही है तो आपकी अग्नि भी स्लो हो जाती है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि आप दवाइयां बड़ी अच्छी ले रहे हैं लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, माइंड से बिल्कुल आप निराश हो चुके हैं, आपने गिव अप कर दिया, बिल्कुल आपने छोड़ दिया है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। तो जब आप ऐसा सोच लेते हैं तो फिर ठीक कहाँ से होंगे। अगर आपको कुछ चीज प्राप्त करनी है तो पहले मन में निश्चय करना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है। और आप मन में सोच लें कि मुझे ये नहीं मिल सकती, तो फिर कहाँ से मिलेगी, फिर आप प्रयास भी नहीं करेंगे। तो संकल्प करके, निश्चय करके, थोड़ा मेहनत करके इस रोग से आप बहुत अच्छी तरह से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर पूरा 100% ठीक नहीं होगा तो जो भी होता है 50, 60, 70% जितना भी आराम मिले, कम से कम आप अपनी लाइफ को आसानी से जी सकें, इतना अवश्य हो सकता है आयुर्वेद की सहायता से। बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं इम्यून पावर बढ़ाने के नुस्खे। तो डॉक्टर साहब कैसे बढ़ाएं इम्यून पावर। देखिए, इम्यून पावर यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत जरूरी होती है। हर व्यक्ति के अंदर अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो रोगों से आप दूर रहेंगे, रोग आपसे दूर रहेंगे, और रोग अगर आक्रमण भी करेंगे तो आपके शरीर में उतना नुकसान उनका नहीं होगा। तो कुछ न कुछ कोशिश आपको करते रहने चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। सिंपल चीजें कर सकते हैं। गाजर का सीजन अगर है तो गाजर आप ले लें, 1 पाव गाजर, उनको थोड़ा घिस करके आधा लीटर दूध में उबालें, अच्छी तरह से खूब पकाएं।
जब वो बिल्कुल टाइट हो जाए, गाजर का हलवा जैसे बन जाए उस तरह का, वो आप शहद डाल करके खाएं। उसको बाद में ऊपर नहीं डालना शहद, नीचे उतार के शहद डालें, या आप चाहें तो उसमें चीनी डाल करके उसका थोड़ा मीठा, बहुत ज्यादा मीठा नहीं बनाना उसको, वो सेवन करें। या 50 ग्राम आप गेहूं ले लीजिए, उसको रात को भिगो दीजिए, सुबह गेहूं को पीस लीजिए मिक्सी में, पेस्ट बन गया, 1 चम्मच घी में भून लीजिए इसको। जब वो थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, उसमें 1 कप दूध डालिए और अच्छी तरह से उबलने दीजिए। एक तरह से गेहूं का दलिया टाइप का बन जाएगा। उसमें चाहें तो कुछ आप किशमिश बादाम वगैरह डाल सकते हैं, और उसको आप सेवन करें। मीठा डाल करके आप उसको बाद में सेवन करें, उससे आपको काफी लाभ मिलता है। खजूर अगर मिलते हैं तो 4-5 खजूर आप जो है दूध के साथ रात को सोने से पहले खाएं, उससे आपको बहुत ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। आंवले का चूर्ण भी आप खा सकते हैं, 1-1 चम्मच आंवले का चूर्ण सुबह शाम खाएं, या ताजा आंवला मिलता है तो 2 आंवले रोज खाएं, उससे भी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ती है। और इसके अतिरिक्त 7-8 बादाम और 10-12 किशमिश आप रात को पानी में भिगोएं, सुबह बादाम का छिलका उतार करके पेस्ट बना लें सबका, और 1 कप दूध के साथ इसको सेवन करें। इससे भी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपका शरीर मजबूत रहेगा और दृढ़ रहेगा। तेल की मालिश से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तिल के तेल की मालिश आपको बताते हैं हम, रोज तिल के तेल से मालिश करें, उससे भी आपकी शारीरिक शक्ति और इम्यूनिटी पावर बढ़ती है।